एक सुनसान रास्ता, धूल भरी जमीन, एक अकेला सूखा पेड़, न पत्ते न फल, बस एक सूनी डाली। यहीं से शुरू होती है एक नाटक नहीं, बल्कि हम सबकी जिंदगी की प्रतीक्षा। चारों तरफ सन्नाटा है और वहीं दो व्यक्ति खड़े हैं, व्लादिमीर और एस्ट्रागॉन। वो किसी का इंतजार कर रहे हैं। गोदो का। कौन है गोदो? क्यों आना है उसका? और क्या वह कभी आएगा? यह नाटक किसी साधारण कहानी जैसा नहीं है। यहाँ कोई शुरुआत नहीं, कोई क्लाइमेक्स नहीं और अंत भी नहीं, पर फिर भी ये हमें उस अर्थ की तलाश में ले जाता है जो हम हर दिन की जिंदगी में ढूंढते रहते हैं। दृश्य: एक खाली मैदान, एक पेड़ और प्रतीक्षा। एस्ट्रागॉन अपने जूते उतारने की कोशिश कर रहा है। पैर में दर्द है, उसे नहीं पता कि ये कब से चल रहा है। व्लादिमीर सोच में डूबा है, बार बार टोपी उतार कर देखता है जैसे कोई बड़ा विचार आएगा। दोनों दिन भर इंतजार करते हैं गोदो का, एक ऐसे व्यक्ति का जिसे वे ठीक से जानते भी नहीं, पर जिसे आने का वादा है। वे बात करते हैं, क्या कल यहीं खड़े थे? क्या गोदो कल आया था? क्या यह वही पेड़ है? इन सवालों का कोई निश्चित जवाब नहीं। उनका संवाद कभी गहरा दर्शन लेकर आता है, कभी बिल्कुल मूर्खतापूर्ण हास्य। निष्कर्ष: प्रतीक्षा का कोई अंत नहीं, समय का कोई ठिकाना नहीं। गोदोत कौन है? हम यहाँ गोदो का इंतजार कर रहे हैं। ये वाक्य कई बार आता है, लेकिन कहीं भी स्पष्ट नहीं होता कि गोदोत है कौन। क्या वह ईश्वर, गॉड है? क्या वह कोई उम्मीद, कोई नया अवसर, कोई मुक्ति है? या फिर वह कुछ भी नहीं है, इंसान की उस आदत का नाम है जो हर सुबह सोचता है कल कुछ अच्छा होगा। लेखक बेकेट जानबूझकर इसे अस्पष्ट रखते हैं ताकि हर पाठक अपना गोदो खुद तलाशे। समय और स्मृति की गड़बड़ी। दोनों पात्र बार बार पूछते हैं, क्या कल यहीं थे? क्या पेड़ पहले ऐसा ही था? क्या वह लड़का कल भी आया था? यह दर्शाता है कि समय एक लूप में चल रहा है, जैसे रोज वही दिन दोबारा जिया जा रहा हो, पर हर बार थोड़ा बदलकर। यह अस्तित्ववाद का मूल है। हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? कुछ बदल भी रहा है क्या? जूते और टोपियां, प्रतीकों की भाषा। एस्ट्रागॉन के जूते उसे बहुत परेशान कर रहे हैं। वह उतारता है, फिर पहनने की कोशिश करता है। यह सिर्फ जूते नहीं, ये उसकी जिंदगी की तकलीफें हैं जिन्हें वह उतारना चाहता है, पर जरूरत के कारण दोबारा पहन लेता है। व्लादिमीर की टोपी वह बार बार उतारता है, देखता है, पहनता है। यह उसका सोचने का प्रतीक है। हर बार कुछ नया विचार ढूंढने की कोशिश। बातचीत में दोनों एक समय टोपी और जूते आपस में बदलते भी हैं, जैसे दोनों की पहचानें भी स्थायी नहीं। कभी शरीर, कभी आत्मा हावी हो जाती है। हास्य और निराशा का अजीब संगम। इसे उदाहरण से समझते हैं। व्लादिमीर, चलो कहीं चलते हैं। एस्ट्रागॉन, हाँ चलो। लेकिन दोनों वहीं खड़े रहते हैं। या फिर व्लादिमीर, कुछ करो। एस्ट्रागॉन, हम क्या करें? व्लादिमीर, कुछ ना कुछ, ताकि समय बीते। ये थिएटर ऑफ एब्सर्ड का कमाल है। हंसी के पीछे गहरी पीड़ा छुपी होती है। पेड़ का प्रतीक। पेड़ शुरुआत में एकदम सूखा है, पत्तियां नहीं है। ये इंसान की आशाहीन स्थिति का प्रतीक है। जीवन में कोई हरियाली नहीं बची। दोस्ती या निर्भरता? इन दोनों पात्रों की दोस्ती अजीब है। वे एक दूसरे से चिढ़ते हैं, गुस्सा करते हैं, पर अलग नहीं होते। एस्ट्रागॉन, मैं जा रहा हूँ। व्लादिमीर, तुम ऐसा हर दिन कहते हो। ये मानव संबंधों की प्रकृति है। हम कभी अकेले नहीं रह सकते, चाहे सामने वाला हमें परेशान ही क्यों ना करे। निष्कर्ष: दो व्यक्ति हैं जो किसी गोदो का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता गोदो कौन है, कब आएगा या आएगा भी या नहीं। फिर भी वे आते हैं, इंतजार करते हैं, बातचीत करते हैं और चले जाते हैं। संवादों में दर्शन है, हास्य है, निराशा है और अंत में एक चुभन सी बेचैनी। श्रोता यही सोचेगा, क्या मैं भी किसी गोदो का ही इंतजार कर रहा हूँ? कहीं मेरी जिंदगी भी इसी चक्र में तो नहीं फंसी? भाग दो। एक अजीब दृश्य। दूर से आवाजें आती हैं, एक ठहराव के बीच। जब व्लादिमीर और एस्ट्रागॉन अपने ही सोचों में डूबे हैं, एक अजीब सी आवाज आती है, हाया। फिर एक खड़खड़ाहट, जैसे कुछ भारी जमीन पर घिसट रहा हो। दोनों चौंकते हैं। आहट तेज होती जाती है और मंच पर प्रकट होता है एक विशाल आत्ममुग्ध व्यक्ति, पोजो, और उसके पीछे रस्सी से बंधा, थका, झुका, चुप लकी। बंधनों का दृश्य, सत्ता और दास्ता। लकी की गर्दन में एक लंबी रस्सी है। पोजो उसे ऐसे खींचता है जैसे वह कोई जानवर हो। वह चिल्लाता है, डांटता है, हुक्म देता है। लकी कुछ नहीं बोलता, सिर झुकाए सब सहता है। पोजो की आवाज भारी है। वह खुद को मालिक समझता है, हर शब्द में घमंड। मैं पोजो हूँ, मैं जा रहा हूँ मार्केट, लकी को बेचने। ये सुनते ही व्लादिमीर और एस्ट्रागॉन दोनों चौंकते हैं। बेचना? लकी कोई सामान नहीं, पर पोजो को फर्क नहीं। पोजो बैठता है, लकी को सिगार लाने का आदेश देता है। लकी कांपते हाथों से सिगार पेश करता है। व्लादिमीर पूछता है, क्यों बेच रहे हो इसे? पोजो हंसते हुए कहता है, बुड़बक हो गया है, अब उपयोगी नहीं रहा। एस्ट्रागॉन कहता है, वो रो रहा है, क्या तुम देख नहीं रहे? पोजो ठाका लगाता है, आदमी रोते हैं, हंसते हैं, बात क्या है? ये सब सुनकर हमें लगता है पोजो असंवेदनशील है, लेकिन अचानक वो कहता है, क्या मैं रो रहा था अभी? क्षण भर के लिए वो भी टूट जाता है, लेकिन फिर उसी दिखावे की नकाब पहन लेता है। अब पोजो एक नया खेल दिखाता है। वो आदेश देता है, लकी डांस करो। लकी थरथराते शरीर से डांस करता है, एक मूक नाटक, जैसे एक बंधी हुई आत्मा छटपटा रही हो। फिर पोजो कहता है, अब बोलो। लकी, जो अब तक चुप था, अचानक फट पड़ता है। उसका भाषण एक लंबा, बेतुका, थका हुआ, तीव्र, विक्षिप्त सा प्रवचन। शब्दों की बाढ़ आ जाती है। दर्शन, विज्ञान, ईश्वर, समय, मानवता सब गड्ढमड्ढ होकर बहने लगते हैं। कोई एक दिशा नहीं, कोई ठिकाना नहीं। यह आधुनिक जीवन की मानसिक गूंज है। बहुत कुछ कहना, पर कोई सुन नहीं रहा। आखिरकार व्लादिमीर उसे रोकता है। लकी चुप हो जाता है, फिर से बंध जाता है। हम महसूस करते हैं लकी सिर्फ
एक किरदार नहीं, हम सबकी छवि है। हम सब कुछ जानते हैं पर कोई अर्थ नहीं बना पाते। हम सब दौड़ते हैं, काम करते हैं, चुप रहते हैं बिना आजादी के। पोज्जो और लकी का रिश्ता सत्ता और पीड़ा की पराकाष्ठा है। शाम ढलने लगती है, पोज्जो और लकी चले जाते हैं। फिर आता है एक लड़का, डरा हुआ, डगमगाता। वह व्लादिमीर से कहता है, गोदोत आज नहीं आएगा। उसने कहा है शायद कल आए। व्लादिमीर की आंखों में आशा नहीं पर शिकवा भी नहीं। क्या उसने दाढ़ी रखी है? हाँ, सफेद। अब यह ईश्वर है, कोई मालिक, कोई उम्मीद, हम नहीं जानते। रात हो चुकी है, व्लादिमीर और एस्ट्रागोन अकेले रह गए हैं। चलें? हाँ चलो। पर दोनों वहीं खड़े रहते हैं। अंधेरा गिरता है। गोदो नहीं आया, कल शायद आए या फिर नहीं। एस्ट्रागोन और व्लादिमीर फिर से वहीं खड़े हैं। क्या कल ही थे? क्या ये एक और दिन है? ये गहरे भ्रम में डूबा हुआ समय है। एक ठंडी सुबह, सूरज की पहली किरण भी जैसे बुझी हुई हो। वहीं खड़े हैं ये दोनों पात्र। फिर वही सवाल, क्या हम कहीं चलें? कहाँ? सिर्फ कहीं। लेकिन दोनों वहीं खड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं जाने का कोई मतलब नहीं। वहीं एक ठहराव है जो दोनों को घेरे हुए है। वे नहीं जानते, फिर भी हर दिन उसी उम्मीद में बंधे हैं। क्या यही जीवन है? तभी वह परिचित आवाज फिर सुनाई देती है। पोज्जो आता है, लेकिन अब कुछ अलग है। वह अंधा है। उसकी आंखों में अब वह पूर्ववत घमंड नहीं, बल्कि एक अजीब सी चुप है। व्लादिमीर और एस्ट्रागोन उसे पहचानते हैं, लेकिन बदलाव इतना बड़ा है कि वे खुद भी चुप हो जाते हैं। पोज्जो की स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। अब वह खुद ही लकी पर निर्भर है। लकी अब बोल नहीं सकता, गूंगा हो चुका है। पोज्जो उसे खींचता है, लेकिन उसकी आवाज में वही जोश नहीं, वही आदेश नहीं। अब वह खुद लकी की मदद चाहता है। मगर सवाल उठता है, क्या वास्तव में वह मदद पा सकता है? व्लादिमीर और एस्ट्रागोन चुप रहते हैं, क्योंकि यह स्थिति वर्तमान का नया सच है। पोज्जो का अंधापन, लकी की गूंगापन, सब एक दूसरी दुनिया का प्रतीक बन चुके हैं। क्या हम भी तो नहीं ऐसे ही अंधे नहीं हो गए हैं अपनी उम्मीदों के बोझ तले? लकी, जो कभी बहुत कुछ बोलता था, अब बिल्कुल चुप है। वह अब वह आदमी नहीं जो कभी अपनी धारा से शब्दों की नदी बहाता था। अब उसकी चुप्पी हर एक दर्शक, हर एक चरित्र की गहरी खामोशी में बदल जाती है। अब वह खाली है, सिर्फ शरीर है जो खड़ा है। पोज्जो उसकी गर्दन पकड़ता है, उसे खींचता है। उसे दूसरों की जरूरत है, पर लकी अब उस पर भी निर्भर नहीं हो सकता। व्लादिमीर और एस्ट्रागोन उसकी मौन पीड़ा को महसूस करते हैं, लेकिन वे भी मजबूर हैं। क्या वे भी किसी तरह लकी की तरह मौन नहीं हो गए हैं? एक बार फिर गोदो का नाम लिया जाता है, लेकिन इस बार भी उम्मीद पूरी नहीं होती। पोज्जो और लकी चले जाते हैं और व्लादिमीर और एस्ट्रागोन फिर वहीं खड़े रहते हैं। उन्हें फिर से एक लड़का आता है, वही लड़का जो पहले भी आया था। वह कहता है, गोदोत आज नहीं आएगा। उसने कहा है शायद कल आए। ये बात फिर वही सवाल छोड़ जाती है, क्या हम फिर से इंतजार करेंगे? क्या हम कल के लिए फिर से खुद को थाम सकते हैं? व्लादिमीर और एस्ट्रागोन का रिश्ता अब और भी परिभाषित हो जाता है। एस्ट्रागोन खुद को और व्लादिमीर को देखता है और महसूस करता है कि वह कहीं न कहीं उसकी कमजोरी बन गया है। कभी वह खुद से लड़ता है, कभी व्लादिमीर से, लेकिन फिर वह उसकी बाहों में वापस लौट आता है, क्योंकि यही वह जगह है जहां वह सुरक्षित महसूस करता है। यहाँ कोई सवाल नहीं, कोई शंका नहीं, बस वही पुराना बंधन है। क्या यही दोस्ती है या फिर निर्भरता? अंधेरा और गहरा हो जाता है और समय की धारा फिर से सैलाब बनकर उनके भीतर बहने लगती है। गोदो अब तक नहीं आया और शायद कभी ना आए। व्लादिमीर और एस्ट्रागोन फिर से खड़े होते हैं, जैसे सब कुछ यही खत्म हो गया हो, लेकिन कुछ खत्म नहीं होता, क्योंकि प्रतीक्षा कभी खत्म नहीं होती। यही सच्चाई है, यही जीवन है। अंत में व्लादिमीर और एस्ट्रागोन उसी पेड़ के नीचे खड़े रहते हैं जो अब भी निर्जीव है। वे फिर भी इंतजार कर रहे हैं, कभी किसी के आने का, कभी किसी के जवाब का। उनकी आंखों में वही थकान है, वही सवाल। फिर भी वे खड़े रहते हैं, जैसे यह स्थिरता ही उनका सच है। अंधेरे में खोने से पहले एक बार फिर वे कहते हैं, चलें? हाँ चलो। लेकिन दोनों वहीं खड़े रहते हैं। सिर्फ प्रतीक्षा है और कुछ नहीं। अब हम इस पूरे सफर के अंत तक पहुंच चुके हैं, जहां प्रतीक्षा, अस्तित्व और उद्देश्य का सवाल एक गंभीर परछाई बन जाता है। समग्र निष्कर्ष, यह नाटक जीवन के उस पहलू को उजागर करता है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज करते हैं। हम प्रतीक्षा करते रहते हैं, किसी के आने का, किसी के जवाब का, किसी के अर्थ का। हम चाहते हैं कि हमारा जीवन कभी न खत्म होने वाली यात्रा से कहीं आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही हम ठहरते हैं, हमारा अंत हमें डराता है। यही है वेटिंग फॉर गोदो का मुख्य विचार। मनुष्य की जीवन की अवधि और किसी अप्राप्य लक्ष्य के लिए होने वाली प्रतीक्षा। व्लादिमीर और एस्ट्रागोन जो दो दोस्त हैं, उनके बीच बंधन का यही आधार है। वे बिना किसी उद्देश्य के इंतजार करते रहते हैं और समय के साथ अपनी यथास्थिति में फंसे रहते हैं। नाटक के पात्र खुद को वहां खोया हुआ महसूस करते हैं, जहां न कुछ किया जा सकता है, न कुछ बदला जा सकता है। पोज्जो और लकी की स्थिति और भी दुखद है। पोज्जो की अंधत्व और लकी का गूंगा होना एक समाज के असहाय व्यक्तियों की रूपक हो सकती है। पोज्जो का घमंड, जो पहले अडिग था, अब पूरी तरह से ढह चुका है। यह सत्ता और निर्भरता का विघटन है, जब एक व्यक्ति को दूसरे की जरूरत होती है और दोनों को कहीं न कहीं अपनी असमर्थता का एहसास होता है। इसी तरह लकी का मौन,
वह वक्त था जब उसे महसूस हुआ कि उसे अपने अस्तित्व का कोई अर्थ नहीं मिला और इसी प्रतीक्षा ने उसे उसकी पहचान से दूर कर दिया। नाटक में हमें जो सबसे गहरा संदेश मिलता है वह यह है कि हमारी प्रतीक्षा कभी पूरी नहीं होती। हर बार जब हम एक लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो नया लक्ष्य सामने आ जाता है। व्लादिमीर और एस्ट्रागॉन का यही कहानी है। वे एक ठहराव में रहते हैं लेकिन कहीं न कहीं जानते हैं कि उनकी प्रतीक्षा एक फर्जी वादा है। यह प्रतीक्षा उन्हें जीवन के असली अर्थ से जोड़ने के बजाय और भी दूर कर देती है। समय की अवधारणा भी इस नाटक में महत्वपूर्ण है। व्लादिमीर और एस्ट्रागॉन कभी नहीं जानते कि अब वे कब तक वहां खड़े रहेंगे। समय के साथ कुछ भी बदलता नहीं, वे वहीं खड़े रहते हैं। हर दिन वही सवाल करते हैं, क्या गोदो आएगा, क्या कोई उत्तर मिलेगा। सिर्फ एक चक्कर है जो अपनी जगह पर घूमता रहता है। नाटक के अंत में हमें यही एहसास होता है कि यह समय का खेल कभी खत्म नहीं होता। हम सब उसी चक्र में फंसे हुए हैं। अंत में जब व्लादिमीर और एस्ट्रागॉन उसी जगह खड़े रहते हैं तब हमें यह एहसास होता है कि प्रतीक्षा कभी खत्म नहीं होती। अंधेरा बढ़ता है और यही प्रतीक्षा का सत्य है। हम कभी नहीं जानते कि क्या कभी कुछ बदलने वाला है और शायद हमारी यात्रा कभी खत्म ना हो। वह लड़का जो कहता है कि गोदोत नहीं आएगा, वह हमें हमारी उम्मीदों की खामियों का एहसास दिलाता है। लेकिन फिर भी दोनों पात्र वहीं खड़े रहते हैं क्योंकि उन्हें अपनी स्थिरता और भविष्य की परिभाषा की तलाश है। वेटिंग फॉर गोदो केवल एक नाटक नहीं है, यह जीवन के अस्तित्ववादी सवालों का मंच है। यह हमारी परिस्थितियों, आत्मसंदेहों और हर एक क्षण के महत्व पर सवाल उठाता है। नाटक में कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिलता क्योंकि जिंदगी की तरह ही इसका कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं है। फिर भी यह हमें हमारे जीवन के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम भी उसी प्रतीक्षा में हैं, बिना किसी ठोस बदलाव के? क्या हम भी उसी खालीपन में फंसे हुए हैं जहां हम सिर्फ उम्मीद करते हैं लेकिन कभी पूरी नहीं होती? गहरी समझ और संकेतों का विश्लेषण। समय का अजनबी चेहरा। समय इस नाटक का एक प्रमुख विषय है और यह हमें लगता है कि समय के खिलाफ हमारी असहायता नाटक के हर कोने में बसी है। व्लादिमीर और एस्ट्रागॉन की प्रतीक्षा केवल गोदो के लिए नहीं है बल्कि समय के साथ अपने अस्तित्व को महसूस करने के लिए है। हर बार जब वे उम्मीद रखते हैं कि गोदो आएगा तो यह एक प्रतीकात्मक प्रत्याशा होती है जो हमें उस अदृश्य बंधन से जोड़ देती है जिसमें हम सब फंसे हुए हैं। समय जो बिना रुके चलता रहता है। वह लड़का जो कहता है कि गोदो कल आएगा, वह वास्तव में समय के असमर्थ होने का प्रतीक है। समय और वादा कभी पूरे नहीं होते। यही जीवन का सबसे कठिन सत्य है। हम किसी चीज का इंतजार करते हैं लेकिन वह कभी पूरी नहीं होती। क्या यह नाटक हमें यह सिखाता है कि हम अपनी उम्मीदों को समय पर न थोपें क्योंकि समय कभी किसी का नहीं होता? आत्मसंदेह और अस्तित्ववाद। नाटक का एक और महत्वपूर्ण पहलू है आत्मसंदेह और अस्तित्ववाद। व्लादिमीर और एस्ट्रागॉन दोनों खुद को अस्थिर और असमर्थ पाते हैं। वे जानते हैं कि उनकी प्रतीक्षा किसी न किसी दिन खत्म हो जाएगी, लेकिन इसका क्या मतलब होगा? क्या गोदो का आना सच में उनकी स्थिति को बदल देगा? क्या उनके जीवन में कोई बदलाव आएगा? यह सवाल हमें अस्तित्ववादी विचारधारा की याद दिलाता है, खासकर सार्त्र और कैमू के सिद्धांतों को। नाटक में निर्विकारता और निराशा के संकेत मिलते हैं। व्लादिमीर और एस्ट्रागॉन का संवाद हमें यह सिखाता है कि हम अपने अस्तित्व के उद्देश्य को समझने में असमर्थ हैं। यही कारण है कि वे एक खाली और निरर्थक प्रतीक्षा में जीते हैं क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प नहीं। क्या यह नाटक हमें यह बताने की कोशिश कर रहा है कि हम सब भी अस्तित्व के इसी निरंतर संघर्ष में फंसे हुए हैं जहां हम केवल सवाल पूछते हैं लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता? सत्ता और निर्भरता का समीकरण। पोजो और लकी का रिश्ता हमें सत्ता और निर्भरता के अजीब समीकरण की ओर इशारा करता है। पोजो जो पहले स्वामी था अब अंधा हो चुका है और लकी जो पहले केवल एक दास था अब गूंगा हो गया है। यह परिवर्तन दर्शाता है कि सत्ता और निर्भरता के रिश्ते कभी स्थिर नहीं होते। एक दिन आप उच्चतम स्थान पर हो सकते हैं लेकिन दूसरे दिन आप भी उसी स्थिति में हो सकते हैं जहां आपको दूसरों की मदद की जरूरत हो। पोजो का अंधा होना वास्तव में उस समाज का रूपक हो सकता है जहां सत्ता और शक्ति का स्थायित्व केवल एक भ्रम है। यही सत्ता में परिवर्तन का संकेत है, एक ऐसा बदलाव जो हमें अपनी असलियत का एहसास कराता है और हमें यह समझाता है कि हम सभी कभी न कभी दूसरों के हाथों में होंगे। क्या यह नाटक हमें बताता है कि हम कभी भी अपने जीवन की बागडोर पूरी तरह से नहीं संभाल सकते और जीवन में हमेशा असमर्थता का एक पहलू रहता है? लकी का मौन, ज्ञान की खामोशी। लकी का मौन जो पहले से अधिक गहरा हो चुका है नाटक में ज्ञान की अस्मिता का प्रतीक बन जाता है। वह व्यक्ति जो पहले विचारों की बाढ़ बहाता था अब गूंगा हो चुका है और इसका कारण हमें यह समझने में मदद करता है कि कभी कभी हमारे पास इतनी अधिक जानकारी और विचार होते हैं कि हम किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाते। लकी का मौन ज्ञान के बिना शक्ति की असमर्थता को दिखाता है। उसके शब्दों की बाढ़ जो कभी बहुत ही हठी थी अब वह खुद को अपनी स्थिति के सामने नतमस्तक महसूस करता है। यह मौन
हमें यह सिखाता है कि जानकारी और संवाद कभी समाधान नहीं होते। कभी कभी यह मौन में भी एक गहरी सच्चाई छिपी होती है। क्या नाटक यही कहता है कि हम जितना सोचते हैं उतना कभी नहीं समझ पाते? प्राकृतिक प्रतीक पेड़ नाटक में पेड़ एक बेहद महत्वपूर्ण प्रतीक है। पेड़ जो केवल एक दृश्य प्रतीक है, वह जीवन, विकास और मृत्यु का प्रतीक बन जाता है। पहले अंक में पेड़ बिना पत्तों के था और दूसरे अंक में एक पत्ता उगता है। यह प्रतीकात्मक रूप से दिखाता है कि हम कभी न कभी जीवन में कुछ नया ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक हम वही रास्ता अपनाते हैं तब तक जीवन में कोई ठोस परिवर्तन नहीं आता। पेड़ जिसे व्लादिमीर और एस्ट्रागॉन अपने अंतिम पल में देखते हैं, एक संकेत हो सकता है कि हमारी प्रतीक्षा कभी भी जीवन के वास्तविक अर्थ तक नहीं पहुंच सकती, लेकिन यह हमें उस रास्ते पर चलने का साहस देती है। आध्यात्मिक प्रतीक गोदो। गोदो का नाम नाटक में एक आध्यात्मिक प्रतीक बनकर उभरता है। वह कोई ईश्वर, कोई पवित्र शक्ति या किसी प्रकार का उत्तरदायित्व का प्रतीक हो सकता है। गोदो की प्रतीक्षा उस उच्चतम आदर्श की प्रतीक्षा है जो हमें लगता है कि हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य होगा। लेकिन जैसे जैसे नाटक आगे बढ़ता है, यह स्पष्ट होता है कि गोदो कभी नहीं आएगा। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अपनी पूरी जिंदगी किसी ऐसे उद्देश्य की प्रतीक्षा में बिता रहे हैं जो कभी पूरा नहीं होगा। अंतिम निष्कर्ष निरंतरता और निष्कलंक अस्तित्व। वेटिंग फॉर गोदो एक दर्शन शास्त्र से अधिक है। यह एक अस्तित्ववादी स्वीकारोक्ति है। नाटक हमें हमारे जीवन के अर्थ और उद्देश्य पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित करता है। यह जीवन के उस पहलू को उजागर करता है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज करते हैं। हम कभी भी अपने अस्तित्व के उद्देश्य को पूरी तरह से समझने की स्थिति में नहीं होते। हमारी प्रतीक्षा, समय, ज्ञान, सत्ता और निर्भरता हमेशा अस्थिर रहते हैं, और शायद यही नाटक का सबसे बड़ा संदेश है। हमेशा इंतजार करते रहना, लेकिन कभी कुछ पूरा नहीं होता।